इस वीडियो में कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसका उद्देश्य किसी धर्म, समाज, वर्ग या व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ पहचान, जानकारी और सामाजिक संरचना को समझने के लिए किया गया। हम सभी धार्मिक मान्यताओं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से किसी भी धर्म, समाज और व्यक्ति की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते। साथ ही किसी समुदाय, संगठन या संस्था को बदनाम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। और इस वीडियो में कही गई बातें सुप्रसिद्ध लेखकों द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर ही कही गई। जरा सोचिए, अगर आपसे कोई दिन भर मेहनत करवाए, खेत खलिहानों में काम करवाए या अपने घर की साफ सफाई, अपना मलमूत्र उठवाए और बदले में आपको पैसे ना देकर 2 रोटी दी जाए, तो क्या आप वो काम करने को तैयार होंगे? नहीं ना। एक ऐसा समाज जिसने सिर्फ 2 रोटी के एवज में सदियों तक ऐसा काम किया, सदियों तक दबा कुचलता रहा, फिर भी इस समाज ने हिम्मत नहीं हारी। जी नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पीक परफॉर्मर 2024 पर। मैं हूं आकाश और आज हम बात करेंगे हमारे वाल्मीकि समाज के आज की समस्याओं और उनके समाधान के बारे में, कि कहां इस समाज को आज भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनके पीछे कारण क्या है और आगे चलकर इनका समाधान कैसे हो सकता है। तो कृपया बने रहिए हमारे साथ। देखते हैं हमारा आज का एपिसोड, वाल्मीकि समाज की समस्याएं और उनका समाधान। भारतीय समाज में ऐसी 2 प्रथाएं जो सदियों से चलती आ रही थी, दान प्रथा और बेगार प्रथा। दान प्रथा मुख्य रूप से ब्राह्मणों के लिए थी और बेगार प्रथा जो सिर्फ दलितों के लिए थी। बाकी वैश्य और क्षत्रियों के कमाई के अपने साधन थे। बिना शारीरिक श्रम किए दान प्रथा में इतना मिल जाता था कि उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और दूसरी ओर दलितों को दिन भर खूब परिश्रम करने के बाद भी सिर्फ 2 रोटी ही मिलती थी, जिससे उन्हें चाहे दिन हो या रात हमेशा काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता था, क्योंकि 2 रोटी से परिवार का गुजारा नहीं होता था। शारीरिक श्रम करा लेने के बाद भी कोई मेहनताना, कोई मजदूरी ना देना ही बेगार प्रथा थी। और इस प्रथा का हमारे देश में हजारों सालों से चलन था, जो दलितों की विपन्नता और अशिक्षा का एक मुख्य कारण बना। मतलब दलितों से दिन भर इतना काम करवाया जाता था कि शाम के समय उन्हें मेहनताने के रूप में सिर्फ 2 रोटियां दी जाती थी। अब आप समझिए, सिर्फ 2 रोटी उस पुरुष के लिए भी पूरी नहीं है, तो वो अपने परिवार का घर खर्च कैसे चलाएगा? और शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, और भी काम होते हैं, लेकिन उच्च वर्ग ने इस निम्न वर्ग को कभी भी दूसरी चीजों के बारे में सोचने ही नहीं दिया। और इसी बेगार प्रथा के कारण ही दलितों को निम्न स्तर का जीवन जीने को मजबूर होना पड़ा। उनका आत्मविश्वास, शौर्य, आत्मसम्मान, वीरता, आकांक्षाएं सब इतिहास के गर्भ में समा चुके थे। उन पर इतना अत्याचार किया गया कि वे अपने स्मरणीय पलों को भी संजोकर नहीं रख पाए। मतलब उन्हें ये कभी याद ही नहीं कि उन्होंने खुशी के पल कब बिताए थे। बेगार प्रथा पर शेखर पाठक जी की हिंदी पुस्तक बेगारी कुली प्रथा मिल जाएगी, जिसमें बताया कि कैसे बेगारी प्रथा के कारण ही दलितों को दास बनाया गया और कैसे पल पल उनका शोषण होता रहा। इसी बेगार प्रथा का अंत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आंदोलनों से किया। फिर भी इस प्रथा का घृणित रूप काफी सालों तक हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद रहा। मुंशी प्रेमचंद जी की सदगति कहानी में इस प्रथा का अमानवीय रूप वर्णित है और इसी प्रकार माननीय ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन में इस प्रथा का बेहद दर्दनाक रूप वर्णित है। और आचार्य नफे सिंह दिलोड़ जी ने भी
अपनी पुस्तक लोकायती ब्राह्मण समाज में अपने पूर्वजों की बेगारी प्रथा का वर्णन किया है। इस समाज ने जिस जर्जर अवस्था में अन्याय सहते हुए कष्टपूर्ण जीवन जिया है, वो सभ्य कहे जाने वाले समाज के लोगों को कभी दिखाई नहीं दिया। अपनी इस उपेक्षा को वे पूर्व जन्म का फल मानकर चुपचाप सहते रहे। मतलब इन लोगों को शारीरिक शोषण तो किया ही किया, मानसिक शोषण भी वे लोग करते रहे कि आप लोग जो आज भुगत रहे हो वो आपके पूर्व जन्मों का ही फल है। और हमारे लोग इतने भोले भाले हुआ करते थे, इस प्रथा को अपने पूर्व जन्म का फल मानकर चुपचाप सहते रहे। वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे खड़े इस समाज ने अपने से ऊपर तीनों वर्णों का बोझ उठाया है। जब जब इस समाज की जरूरत महसूस हुई, तब तब इस समाज ने बेगारी प्रथा के तौर पर अपने आप को दूसरों के लिए झोंका है। और आज भी स्थिति कुछ ज्यादा बदली नहीं है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो वाल्मीकि समाज की उत्पत्ति में जिक्र किया था कि यह वो कौम है जिसने मुगलों के दबाव के बावजूद अपना धर्म नहीं बदला, जिसके बदले में इनको मुगल शासकों का सफाई कार्य और मलमूत्र ढोना पड़ा। इस शेर कौम ने उसी धर्म को फिर भी नहीं छोड़ा जिस धर्म के ठेकेदारों ने इस समाज का हमेशा शोषण और तिरस्कार किया। लेकिन आज इस कौम में भी पढ़े लिखे वक्ता हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो अपनी बात को रखना जानते हैं और समाज को व्यवस्थित करना भी वे जानते हैं। लेकिन जो प्रतिशत होना चाहिए था मेरे हिसाब से अभी भी कम है। और इसमें देखिए दोष कुछ हमारे लोगों का भी है, कुछ सिस्टम का भी है, और समाज ने देखो इनको हमेशा दुत्कार रही है। सबसे पहले हमें हमारे घरों को मजबूत करना होगा, हमारी सोसाइटियों को मजबूत करना होगा। और मजबूत करना कैसे? मैं कोई लाठी डंडों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा की। कलम उठाओ, बाबा साहब का कहना मानो। इतने सालों से बाबा साहब की मूर्ति संसद की तरफ इशारा कर रही है, पर अफसोस हमने कभी इस बात को नहीं माना। आज भी काफी लोग अपनी आपसी लड़ाई में चूड़ा, चमार, भंगी शब्द को गाली के तौर पर एक दूसरे के ऊपर थोपते हैं, और ये समाज में आम बात है और वो हमें बुरा भी लगता है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि वे लोग और जातियों का नाम गालियों के तौर पर क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनकी नजरों में चूड़ा, भंगी वह शब्द है जो अपने अंदर अनपढ़ता, गंदगी, बदबू, दरिद्रता समेटे हुए है। यकीन मानिए, आप पढ़ लिख कर कामयाब होकर किसी जातिवादी मानसिकता वाले व्यक्ति के सामने जाइए, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि आपको चूड़ा, भंगी या फिर किसी और जाति सूचक शब्द से पुकारे, क्योंकि शिक्षा में ताकत ही इतनी है। अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। शराब का नशा तो इस समाज को अंधेरे में धकेलता ही रहा है, लेकिन अशिक्षा का नशा इस समाज को अंधेरे में रहने पर मजबूर करता रहा है। शिक्षा ना होने के कारण आज इस समाज को किन किन हालातों से गुजरना पड़ रहा है, जरा नजर डालते हैं।